हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। इससे पहले आपने इलास्टिसिटी का पार्ट 1 देख लिया है और दूसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी लिमिट के बारे में। और इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार की स्ट्रेस होती हैं, कितने प्रकार की स्ट्रेन होती है, हुक्स लॉ क्या होता है। आज इतना ही हम इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी कर्व देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, एंजॉय करिए, क्या दिक्कत है इसमें। फिर अभी हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिसिटी लिमिट, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि इलास्टिसिटी मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर हम डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करने के बाद में मेरे जान वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर लेते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है वहाँ से। फिर इलास्टिक लिमिट क्या होती है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करें। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे मैं इस पार्टिकल पर डिफॉर्मेशन फोर्स बढ़ाता जाता हूँ वैसे वैसे ये पार्टिकल थोड़ा 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 ऐसे वापस आता है। हमने फोर्स हटाया, वापस आ गया, फोर्स हटाया, वापस आ गया, फोर्स आया। पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है और उसकी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी? रीस्टोरिंग फोर्स को कन्वर्ट करने वाली क्वालिटी मिनिमम होती है और वहाँ से वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता। कौन लौट के नहीं आता? तो जो मटेरियल हमारे पास में है, जब हम मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी मटेरियल पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया, कौन सा? डिफॉर्मेशन फोर्स, और उस फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते गए। मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पर, 10 न्यूटन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 8 न्यूटन अप्लाई किया और हटाया, वापस आ गया। कौन? ऑब्जेक्ट हो। तो मान लो हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया ऐसे करके, देखो 1 न्यूटन हटाया, वापस आ गया, 2 न्यूटन हटाया, वापस आ गया, 3 न्यूटन हटाया, वापस आ गया, ऐसे करके हटा रहे, छोड़ रहे, वापस आ जा रहा है। पर 10 न्यूटन ऐसा फोर्स लगाया है कि वो अपनी पहली वाली स्टेज पर वापस नहीं आया, तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा वो अपनी पहली वाली स्टेज पर नहीं आएगा, अपनी सेकेंड स्टेज पर ऑलवेज के लिए कंसिडर्ड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये सभी चीज़ें हम लोग इलास्टिक कर्व में देखेंगे, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, उसमें पूरा का पूरा हम लोग उसे एक न्यू वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बताओगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या? स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। कहेंगे सर स्ट्रेस वही होता है जब किसी का कोई छोड़ के चला जाता है तो स्ट्रेस बन जाता है, और ना चाहते हुए कोई आ जाते तो मुंह बन जाता है, तो वो होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स होता है स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस? तो स्ट्रेस के भी कई टाइप है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल, फिर वॉल्यूमेट्रिक, फिर ट्विस्टिंग या शेयरिंग, ऐसे करके बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब शेयरिंग फोर्स है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। इन सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज अभी डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन, तो यहां लिखता हूं मैं स्ट्रेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेन कौन सी आएगी हमारे पास? आएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेन, अब ये स्ट्रेन मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, स्ट्रेस बाद में क्यों बता रहा हूँ। देखो मैंने इधर लिख दिया स्ट्रेन, इधर लिख रहा हूँ स्ट्रेस, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या होती है? टेंशन। एक तरह समझ लीजिए टेंशन, मतलब स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई और दिख गया और आपने सोचा कि यार ये क्या हो गया। कोई किसी का कहीं जा रहा है, उसको कहीं किसी को और दिख गया कुछ भी, तो टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। तो पहला कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल, क्या? स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। अब इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। कौन सा?
टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कौन सा स्ट्रेस है, कंप्रेंसिव स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस, ठीक है। अब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये समझिए इसको। हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ है L, ये रॉड है, इसकी लेंथ है L। हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, या फिक्स नहीं किया, हमने इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया F, एक नीचे की तरफ फोर्स लगाया F। शुरुआत में इसकी लेंथ थी L और इसका एरिया ऑफ सेक्शन कितना था, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसका एरिया था A, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या होता है मेरे जान होता है वो S मीन्स स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई ए स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, S इज इक्वल टू F बाई ए। ये हो गया क्या, हमारा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हम लोग इसी से डिनोट करेंगे। हमने क्या बताया कि हमने यहां पर फोर्स लगाया, हमने यहां पे फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसकी लेंथ L थी, थोड़ी सी बढ़ गई, चुन्नू सी, इतनी लेंथ में इंक्रीज हो गया, इसमें डेल्टा L चेंज हो गया, यहां पर भी चुन्नू सा चेंज हो गया, कितना, डेल्टा L। तो पहले कितनी थी L, हमने कहा पहले 20 मीटर की थी, हमने उस पर एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक हाथी इधर एक हाथी इधर, दोनों हाथी इसको खींच रहे हैं, तो बीच में क्या आएगी, टेंशन, इसलिए इसका नाम रख दिया टेंसाइल फोर्स। जैसे ही हमने इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, दोनों को एक साथ खींच रहे हैं, बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है। इस वाले पॉइंट की वजह से ये इतना बढ़ गया है, कितना, डेल्टा L, चुन्नू सा बढ़ा डेल्टा, जो दिख रहा होगा, चुन्नू सा बढ़ गया डेल्टा L। अब जब चुन्नू सा बढ़ गया और इस वाले फोर्स को हटाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट करेगा इधर की तरफ, वो फोर्स उसका नाम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा L, यहाँ पर डेल्टा L दोनों, तो हमने कहा कि ये एक है, ये एक है, दोनों मिलाकर 2 हो गए, मतलब 2 मीटर मान लीजिए। पहले 20 था, 22 हो गया, चेंज कितना हुआ, 2 का। तो जो चेंज हो रहा है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसको स्ट्रेन को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से स्ट्रेन को डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेंज इन लेंथ कितनी है, चेंज इन लेंथ कितनी है, 2, ये तो है ना चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ ये लिख ले, या फिर डेल्टा L बाई L लिख ले, जो भी आपको पसंद है आप वो लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूं चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, इतना क्लियर, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिए फटाफट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाई L। अब डेल्टा L है क्या एक्चुअल में, डेल्टा L एक्चुअल में ये है जो यहां पर चेंज हुआ है, चेंज कैसे हुआ है, पहले हमारी लेंथ कितनी थी 20, बाद में कितनी हो गई 22, 22 से हमने 20 को लेस कर दिया, तो कितना आया आपका 2। तो ये 2 है डेल्टा L और ये हो गया L, ठीक है ना। अब देखो इसी को कंप्रेंशन में कैसे करेंगे, कंप्रेंसिव में ऐसे करेंगे, कंप्रेसिव ये हो गया, हमने फोर्स को इधर अप्लाई किया, एक फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया, दोनों को कस के दबा दिया। तो अच्छा बताइए कि यहाँ पर जो है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। ये हमने इस पे लगाया, ये L लेंथ थी मतलब 20 सेंटीमीटर, जब इस पर ये फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये इतना बचा, ठीक है, इतना बचा, कितना बचा बताओ, L डैश बचा मान लो, ठीक है ना। चेंज कितना हुआ, डेल्टा L चेंज हुआ। तो इसके लिए भी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी वो इतनी होगी, कितनी, E इज इक्वल टू डेल्टा L बाई L, ठीक है ना। स्ट्रेस कितना होगा, F बाई A इज इक्वल टू S, क्लियर है इतना। अब समझो स्ट्रेन 2 हो गए, ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब जब हम इसके बाद में दूसरी बात करेंगे किसकी, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम में क्या आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अब दूसरे का नाम स्ट्रेस, ठीक है। अब
3 टाइप के स्ट्रेस होंगे। एक स्ट्रेस ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, एक स्ट्रेस ऐसा होगा जिसमें वॉल्यूम में चेंज हो, एक में लेंथ में चेंज, एक में उसके एरिया में चेंज। अपने सर एरिया में तो चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, अभी जब मैं बताऊंगा सीयरिंग वाला तो उसमें एरिया में चेंज होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल के बाद आता है आपका, क्या आता है बताइए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस कहेंगे सर ये कौन सा नाम आपने दे दिया, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल जब क्या होता है, स्ट्रेस काम करता है तो वो सरफेस और मीन्स इस वाली सरफेस और ये मान लीजिए सरफेस है, किसकी, एरिया की सरफेस है, हमने फोर्स इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम इस सरफेस के पैरेलल लगाएंगे, मतलब ऐसे लगाएंगे, टेंजेंशियल लगाएंगे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, तो ये भी याद रखना है। ओके, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया, आज बड़ी जबान फंस रही है मेरी, क्या बात है भाई, थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो, सॉरी शक्तिमान। ये देखो ये वाला एरिया और ये 90 का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो हमारा है वो कैसे क्रिएट होगा, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये एक क्या है, गोला है, इसकी एक रेडियस है r, इसका एक वॉल्यूम है 4/3 पाई r³, ये तो था ना वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ऐसे करके, ऐसे करके, ये, जिसकी वजह से इसकी रेडियस में थोड़ी सी कमी आ गई, थोड़ी सी कमी, तो वो गया v डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r⁻³, ये हो गया। दोनों में चेंजेस आया कितना, डेल्टा आर का, डेल्टा आर का चेंज हुआ रेडियस में, बट इसके वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा वी, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल कितना था, ये चेंज कितना हुआ, इतना, तो बस फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम, बस ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रेन, कौन सा, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा, जब एरिया इंक्रीज होगा मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्लस, जब डिक्रीज होगा तो माइनस, क्लियर है ना इतना, इसको हटा दो यहाँ से, ओके। इसके बाद ये हो गया हमारा इतना, क्योंकि सर आपने इसका तो फॉर्मूला बताया नहीं, किसका फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है ना। अब कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन तो बताइए, तो देखो ये तो गोला हो गया, हमने लिया है क्यूब एक, ये क्यूब हो गया, ये हमने क्यूब ले लिया भाई साहब, ये सर बिल्कुल ले लिया, ये, और ये हमने इसको ऐसे मिला दिया, और ये इसको ऐसे मिला दिया, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है ना, क्यूब बन गया। हमने इस वाली सरफेस जो बाहर की तरफ है इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, एक इस पर फोर्स अप्लाई किया, एक इस पर फोर्स अप्लाई किया, एक इस पर फोर्स अप्लाई किया, और एक जो सरफेस बाहर की तरफ है ना उस वाली सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया ऐसे करके, और एक अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर दिया, सब सरफेस को दबा दिया कस के। दबाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रेस काम कर रहा है, ठीक है, किसी एक सरफेस पर, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस आएगा वो भी ऐसे ही होगा, S इज इक्वल टू F/A। अब देखो फिर एक कंडीशन आ गई, ये एक सरफेस ले लो जो ये वाली सरफेस है, ये वाली एक सरफेस, कोई एक सरफेस ले लीजिए, ये वाली सरफेस ले ली मैंने, इसका नाम है ABCD, उसमें निकले, आगे समझ गया अपना, ये हो गया ABCD, ABCD। यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है, जो हमने कंप्रेंशन फोर्स लगाया यहाँ पर, वो फोर्स कैसे काम कर रहा है, देखो ये पूरे सरफेस पर है, और इस सरफेस और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये सरफेस है, इस पर फोर्स काम कर रहा है, ये भी 90 डिग्री काम कर रहा है, मीन्स नॉर्मल है। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ना कह करके हम लोग इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, क्लियर है ना इतना, ये हो गया इतना। अब स्ट्रेस की बात चल रही तो इसका छोटा सा यूनिट भी देख लेते हैं फटाफट, और डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका यूनिट। और डायमेंशन की बात करेंगे तो हो जाएगा ML/T-2, ये हो गया फोर्स का, और ये हो गया L2, इसका डायमेंशन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा कितना, ML−T-2, ये हो गया इसका। कैसी क्वांटिटी है ये, कैसी क्वांटिटी, डायरेक्शन है कि नहीं
है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी टेंसर कह सकते हैं, स्केलर मान लीजिए इस तरह से, वैसे तो आपके उस टेंसर है नहीं। ये वाली स्ट्रेस कैसा है, वेक्टर है, ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। छापी 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 जल्दी से, फटाफट छाप लीजिए, छापने में कुछ नहीं जाता होगी, ठीक है ना। ओके, छापने में कुछ नहीं जाता है भैया। ओके, इतना हो गया ना। अब देखो इसमें, ये जब इतना हो गया है, अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा स्ट्रेस है, वो तीसरा स्ट्रेस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए सर आप क्लियर पूरा कर देना है, हाँ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक होगा तो उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, बहुत सारे फिगर्स बनाने पड़ेंगे, समझ में आए आपको, सच में क्लियर वाला समझ में आ जाए। तो लॉन्गिट्यूडनल समझ गए आप लोग, वॉल्यूमेट्रिक समझ गए, वॉल्यूमेट्रिक को नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। अभी इससे हम बल्क मॉड्यूलस भी पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें आज हम लोग को क्लियर करनी है। लॉन्गिट्यूडनल क्यों लिखा रखा है, ये भी रहो, हाँ इसको बैठा दिया हमने। ओके भैया, हमने इसको बैठा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस, नहीं सर ये क्या है, ये कोई नई चीज़ है क्या, नहीं। देखो अभी हमारे पास वॉल्यूम था, हमारे पास एक रॉड थी, एक लेंथ थी, लेंथ और वॉल्यूम को हम चेंज कर रहे थे अभी तक, है ना। अब हमारे पास एरिया है, वॉल्यूम भी है, रॉड भी है, तीनों कंडीशंस को एक एक करके समझ लीजिए। देखिए हमारे पास ये एक रॉड है, रॉड टेढ़ी हो गई भैया, इसको कैसे चेंज करें, ये हो गया, अरे ये हो गया, ठीक है ना, ये रॉड हो गई, हमने इस पर ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक एरिया है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, और ये हमारे पास एक वॉल्यूम है, मतलब एक क्यूब रखा हुआ है ऐसे करके, ये, ठीक है। तीनों पर चीज़ें समझनी है हमको, तीनों पर हमें चीज़ें समझनी है। तो हमने इस जगह पर फोर्स लगाया, ये वाला पॉइंट है इसका ए, ये वाला पॉइंट है इसका बी, फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इस पर हमने फोर्स लगाया है टैंजेंशियल, ठीक है। ये हमने फोर्स लगाया इस पर, मीन्स टैंजेंशियल क्या कहते हैं हिंदी में, स्पर्शीय, ठीक है। ऐसे फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, और ये वाला कुछ ऐसे बन गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ठीक है ना। फिर ये है इसका ए पॉइंट, ये है इसका बी पॉइंट, हमने इस पर फोर्स लगा दिया इधर, और ये इतना चेंज हो गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब इस वाले डायरेक्शन को समझ लो थोड़ा सा, इतना हमने इस पे इस वाली जगह पर फोर्स लगाया, मतलब ऊपर वाले एरिया पर फोर्स लगाया, और ये पूरा का पूरा डिफॉर्म हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट जो था वो खिसक के यहाँ आ गया, ए डैश पे आ गया, और ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ आ गया, कहाँ पर आ गया, ये था बी, और ये हो गया बी डैश पे, ये, ठीक है ना। ये वाला ऐसे आ गया, ठीक है। अब इस पर ऐसे जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, है ना, इस टाइप से कुछ बन जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, शेयरिंग कैसे होती, तो शेयरिंग के लिए मैं क्या बताऊँ, ऐसे मान लो कि अगर कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पास ऑब्जेक्ट था, हमने इसे ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे घूम गया, मतलब शेयर हो गया, किसी एक कोने पे लगा दिया फोर्स, ठीक है ना, तो शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू एफ बाई ए, सभी में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगा स्ट्रेन, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन। सबसे पहले हमने क्या देखा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सबसे फर्स्ट देखा हमने फॉर्मूला, अभी बता रहा हूं मैं आपको, एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। 2 नंबर देखा हमने वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेन। फिर तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। हमने कहा कि एक स्ट्रेन ले लीजिए, ओनली स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने ले लिया ई, और जब लेंथ में चेंज होगा तो डेल्टा एल बाई एल होगा, वॉल्यूम में चेंज डेल्टा बाई वी होगा, और जब इसमें चेंज होगा, शेयरिंग होगा, तो किसी एंगल पर लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम थीटा लेंगे, थीटा, थीटा। अब ये 3 चेंज इसके हो गए, अब इसमें जो चेंज हो रहा है थीटा, वो थीटा ये है,
शुरुआत में थीटा की वैल्यू कितनी 0 थी, बाद में जब हमने फोर्स अप्लाई किया थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा बढ़ के ये डिवाइडेड बाई ये हो गया, ये डिवाइडेड बाई ये हो गया, मतलब tan थीटा हो गया, तो ई इतना हो गया, तो ई का मान थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया डेल्टा एल बाई एल, यहाँ हो गया डेल्टा वी बाई वी, यहाँ हो गया थीटा, यहाँ हो गया थीटा। स्ट्रेन के लिए बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेन के लिए 3 स्ट्रेन्स है। स्ट्रेन तो हमारी हो गई ना, स्ट्रेस की बात हो रही है ना, स्ट्रेस की, तो 3 स्ट्रेस भी होंगी, जैसे 3 स्ट्रेन हुए हैं तो 3 स्ट्रेस होंगे, ठीक है ना। अब 3 स्ट्रेस कौन कौन से हुए, एक साथ उसको भी देख लीजिए। पहला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कब काम करता है, किसी भी वायर की लेंथ पे काम करता है, टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ बाई ए, सभी के लिए एफ बाई ए ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस, इसके लिए S इज इक्वल टू एफ बाई ए। फिर तीसरा हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस, इसके लिए एफ बाई ए, ठीक है ना। सारे स्ट्रेस यही डिनोट हो जाएंगे, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब समझो इसमें जो कहानी है वो एक्चुअल में कहानी कौन सी है और क्या कहानी रिप्रेजेंट कर रही है। कहानी रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी पार्टिकल पर या ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हम लोग यहाँ से क्या सोचेंगे, डिफॉर्मेशन फोर्स। जब हम डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस डिफॉर्मेशन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स बनाएगा। अब उस फोर्स का नाम सर क्या होगा, उस वाले फोर्स का नाम होगा क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिफॉर्मेशन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ये अप्लाई करने पर मटेरियल के पास में एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे वो बढ़ जाता है। अगर वो लेंथ में बढ़ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेस के लिए पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस 2 टाइप का होगा, एक टेंसाइल होगा, एक कंप्रेसिव होगा, ठीक है ना। फिर आता है वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज और ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा और जो चेंज होगा उसे कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। और वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन में आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। जैसे बलून लीजिए आप, बलून, आपने एक बलून लिया, उसको फुला दिया, शुरुआत में छोटा था, बाद में बड़ा हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। और वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी सरफेस पर, किसी भी एक सरफेस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उस पे वॉल्यूम चेंज होगा। जब सभी सरफेस पर एक साथ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका पूरा एरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब शियरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर जो भी पर यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स का नाम क्या होगा, उस फोर्स का नाम होगा शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। ओके, इतना हो गया। अब आइए हुक्स लॉ पे। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, तो हुक्स लॉ भैया ये बताता है कि हुक्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, उस बॉडी के पास में बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। जब हम किसी भी एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, कौन सा, डिफॉर्मेशन फोर्स, मींस स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, इतना क्लियर है। या फिर ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, ऑलवेज एक
कांस्टेंट होता है, ऑलवेज एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मटेरियल है, मटेरियल, तो हमने कहा सर हमारे पास ये एक मटेरियल है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L, ठीक है ना। इस शुरुआत में है 1 मीटर और हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया F इज इक्वल टू, इसका एरिया भी है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। हमने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन। जब हमने इस पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसकी शुरुआत वाली लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी, तो हमने देखा कि इसमें चेंज कितना हो रहा है, 1 मीटर का चेंज हो रहा है, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर यूनिट एरिया पर चेंज कितना हो रहा है, 1 मीटर का चेंज हो रहा है। 2 हमने लगाया तो 2 चेंज हो रहा है, 3 लगाया 3 चेंज, 4 लगाया 4 चेंज, 5 लगाया 5 चेंज, ठीक है। पर सारे फोर्स के लिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। यील्ड पॉइंट के आगे आते ही ये सब गड़बड़ कर देगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रेन और स्ट्रेस, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारा बनेगा। तो अब इसको ये भी कह सकते हैं कि जितनी जितनी हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, ये हो सकता है। या फिर हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ इनके अकॉर्डिंग का होगा, अरे इनके अकॉर्डिंग में लिख क्यों रहा हूं यहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग ऊपर तो लिखा ही है ना, हाँ ऊपर तो लिखा ही है। इनके अकॉर्डिंग का होगा भाई साहब, ये होगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये भी कह सकते हैं। अब स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे S, स्ट्रेन को कहेंगे हम लोग E, तो S प्रोपोर्शनल टू द E, ठीक है। E क्या है, स्ट्रेन है, तो S बाई E इज इक्वल टू, ये वाला इधर आया, यहां पर क्या कांस्टेंट बचेगा, तो हमने कहा कि वो वाला कांस्टेंट क्या है, वो वाला कांस्टेंट है E। अब ये E क्या है ससुर का नाती, E है मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है ना, ये E। अब इस E का ही सारा काम है, ठीक है। एक छोटा सा चुन्नू सा एग्जांपल समझिएगा। चुन्नू सा एग्जांपल क्या है, चुन्नू सा एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास में 3 चीजें हैं, ये तक क्लियर हो गया ना। S को इंक्रीज करेंगे E इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, S को इंक्रीज करेंगे E इंक्रीज हो जाएगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, सभी मटेरियल कांस्टेंट अलग अलग होता है, ओके होता होगा। तो हमने कहा कि अगर S और E का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो हर जगह पे इसकी वैल्यू सेम होगी। तो इस E की वैल्यू को कैसे डिनोट कर सकते हैं, हमारे पास ये हो गया भैया E और ये हो गया हमारा S, ये हो गया E। अब बताइए यहाँ पर हम कौन सी लाइन बनाएं जो हमारा ये वाला ग्राफ सही हो जाए। तो हमने कहा भैया ये लाइन बना दो, ऐसे करके ये लाइन बना दो, ठीक है, ओके। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर इसका और इसका रेशियो इतना था, हमने इसको फोर्स को बढ़ाया इतना किया, स्ट्रेन इतनी हो गई, इसको बढ़ाया इतना हुआ तो ये स्ट्रेन इतनी हो गई, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। तो हमें कैसी लाइन मिलेगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसके लिए, हुक्स लॉ के लिए, ठीक है ना। हुक्स लॉ के लिए हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या इस स्ट्रेट लाइन तक कुछ भी हमें क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो यहाँ पर चुन्नू स्लॉप है, स्लॉप ये और ए और बी वाली, अगर इस स्लॉप को हम थीटा मान ले, स्लोप को थीटा मान ले, तो हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इसका नाम है P, इसका नाम है S, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को कुछ ऐसे बनाया जा सकता है, ये है थीटा, ये है हमारा E और ये हमारा P है, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा S है तो ये वाला हमारा S हो जाएगा। tan थीटा कितना होगा यहाँ से बताइए, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P S डैश मान लो इसको, ये हमारा E है, ये हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ बाई ये लेंथ, तो P S डैश बाई S S डैश, ठीक है ना। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा स्ट्रेस है और ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, क्लियर है इतना। अब
टैन थीटा स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया। हमने कहा कि ये टैन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है ई। अब बताइए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। किस वाली थीटा के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट मैक्सिमम होगा? चलिए बताइए फटाफट, तो मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। चलिए बताइए फटाफट। एस ई एस 30 कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू बताइए कितनी होती है पहले तो tan 30 इज इक्वल टू E1 tan 30 इज इक्वल टू E2 फिर E3 tan 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले इस वाली कंडीशन में तो tan 30 कितना होता है आपका? चलिए अब देखो मुझे तो याद नहीं आ रहा है ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, sin 30 बाई cos 30 कर लूँगा। भाई नहीं याद आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो 1/2 हो जाएगा साइन का और √3/2 हो जाएगा उसका। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 30 1/2 cos 30 √3/2, ये उड़ जाएंगे तो हो जाएगा √3। तो इसमें हमारा जो E आएगा वो कितना आएगा, E1 हमारा आएगा कितना 1/√3। अब इसके लिए कितना आएगा 1, इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा √3। कौन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो कहेंगे सर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। ये वाला ज़्यादा का मतलब क्या है, जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसके पास में रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जल्दी से वापस आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे बेटा फोर्स लगाएंगे तो वो आराम से सुस्त मुर्गे की तरह आएंगे। अच्छा ओ माय गॉड ये हो गया, इस तरह से आएंगे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का ग्राफ बनाएं तो tan थीटा हमें ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है? ओके अब अगर इसी ग्राफ में मिक्स ग्राफ कर दें, मतलब दो फिगर एक में बना दे तो आप कर लोगे ना आसानी से? ऐसा बिल्कुल कर लेंगे, अभी नहीं कर पाओगे तो फिर समझ लो चल जाएंगी गोलियां आपके ऊपर। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसके एप्लीकेशंस देखने हैं कौन कौन से। लेकिन सर आपने ये तो रूल बता दिया, पर अभी तक हमने तो पढ़ा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन सभी मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है। मीन्स मटेरियल तो अलग होती है, वो तो है, पर और क्या चेंजेस होते हैं? 3 चेंजेस होते हैं। 3 हमारे पास साइज है, शेप है, और 3 टाइप के ही हमें वो बनाने हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले हमारे बनानी है लेंथ, हमरे को बनानी है लेंथ भाई साहब, ये होगी लेंथ, ये हो गया लेंथ। ठीक है, लेंथ में चेंज कौन सी चेंज होती है, मतलब जब लेंथ में चेंज होता है, स्ट्रेन होता है, तो कौन सी चेंज होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना, यहाँ पे बनाएंगे वॉल्यूम। अब इसके लिए हम एक ये बनाएंगे क्यूब। ठीक है ना, ये बना दिया हमने, ये हो गया वॉल्यूम। फिर एक बनाएंगे हम, एक बुक बना दें या एक कोई यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया हमने, इस वाले पार्ट को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और अब देखो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया है F, इसका एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। ठीक है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, लेंथ है L। फोर्स लगाने के बाद में चेंज इन लेंथ हो गई कितनी, डेल्टा L। तो यहाँ से जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा उसे हम कहेंगे यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यहाँ से जो आएगा उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन।
इसे क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ से क्या आएगा, शेयरिंग मॉड्यूलस, या फिर इसे कहते हैं रिजिडिटी मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारा ईटा कितना, S/E। सारे फॉर्मूले एक एक करके समझिए, S/E, S/E, S/E। सभी के लिए E और S, देखो सभी के लिए S के लिए तो सेम है, बट E की वैल्यू सभी के लिए चेंज है ना, सभी के लिए चेंज है। अब देखो हमने यहाँ पे अप्लाई किया फोर्स, इसकी वजह से S हमारा क्या बनाएगा, हमारा S बनाएगा F/A बनाएगा पहले तो, ठीक है। E क्या बनाएगा, E बनाएगा डेल्टा L/L बनाएगा। भाई साहब कहेंगे सर बिल्कुल बनाएगा, तो डेल्टा L यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा L, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो Y हमारा इतना हो गया। अब कहेंगे सर इसका बताइए, तो देखो S हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, हमने फोर्स यहाँ किया और यहाँ भी किया, अंदर से बाहर किया, तो S हो जाएगा हमारा कितना, F/A हो जाएगा पहले तो, और E हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा V/V हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, F/A डेल्टा V और यह हो जाएगा V, डेल्टा V/A। अब चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, बल्क मॉड्यूलस, ये हो गया। इसका नाम क्या है ससुर का नाती का, इसका नाम है यंग, बहुत ही जवान है ये, यंग मॉड्यूलस। इसका नाम क्या है, शेयरिंग मॉड्यूलस। यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट है इसका A और ये वाला पॉइंट है इसका B। हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, मीन्स A' पे पहुँच गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये हो गया B'। अब इसका नाम ये हो गया, और ये यहाँ से थीटा एंगल पर झुक गया, तो इसका स्ट्रेन कितना हो गया, थीटा, और स्ट्रेस कितना हो गया, F/A, ठीक है ना। बस चलो रख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, F/A थीटा, ठीक है ना। अब यंग मॉड्यूलस का यूनिट कितना होता है, देखो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है ना, इसको हटाओ यहाँ से। स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही यंग का होगा, वही बल्क का होगा, वही शेयरिंग का होगा। क्लियर है इतना, ठीक है ना। अब समझो, हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है, प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे अगर सेट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा PAV/A डेल्टा V, ये से उड़ जाएगा तो क्या जाएगा PV/डेल्टा V, B इज इक्वल टू। अब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, किसकी यूनिट के बराबर, इसकी यूनिट के बराबर, या फिर स्ट्रेस की यूनिट के बराबर भी बल्क मॉड्यूलस की यूनिट हो जाएगी मेरी जान, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी भी हो जाएगी। अब थीटा की वैल्यू आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू AA' इसे लिख लो C और इसे लिख लो D, AC, या फिर BB'/BD, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए और शेयरिंग मॉड्यूलस ले लीजिए। सारे मॉड्यूलस हमारे पास हैं, अभी एक मॉड्यूलस यहाँ पे कम है, ठीक है। कौन सा मॉड्यूलस कम है, तो यहाँ पर पॉइसन रेशियो कम है। एक रेशियो होता है पॉइसन रेशियो, उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। अब इतना तो फॉर्मूला हो गया चार्ट में कि अगर लेंथ में बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है तो यंग काम करेगा, वॉल्यूम में चेंज है तो बल्क काम करेगा, अगर हम इसे ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये काम करेगा, शेयरिंग वाला काम करेगा। तीनों के फॉर्मूले ये दिए हुए, तीनों को हमें समझ लेना है। अब तीनों के समझने के बाद में हम एक एक करके अलग अलग सारे फॉर्मूले 1 by 1 ड्राइव कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ एक्चुअल में ऐसे काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, प्रेशर में चेंज हो रहा है, प्रेशर में चेंज, फोर्स चेंज हो रहा है पर यूनिट एरिया पर, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर ही तो होता है, तो हमने यहाँ पर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हुआ प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएंगी, सबको अलग अलग समझ रहे हैं ना, उसको देख लेते हैं एक एक करके। तो बल्क वाला यंग पढ़ा रहने देते, बल्क वाला हटा दे रहे हैं, हल्क भी हटा देंगे, बल्क और हल्क। बल्क का छोटा भाई हल्क, बल्क का छोटा भाई है हल्क, हल्क भाई हल्क। तो हमारे पास आ गया ये y इज इक्वल टू कितना है, FL/A डेल्टा L, ये तो है ना, ओके इतना है। अब हमने कहा कि इस वाले टोटल मटेरियल का जो मास है वो है m,
तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mg/l, l क्या है, ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया हमारा l बाई ए कितना है, हमने कहा सर इसका एरिया भी दिया हुआ है कुछ ये, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और चेंज इन लेंथ टोटल कितना था, ये चेंज इन लेंथ इतना है चुन्नू वाला, ये लेंथ दिख रहा है ना, ये डेल्टा एल चेंज। तो डेल्टा एल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, एल चेंज इज इक्वल टू जो इंक्रीजेबल लेंथ होगी, मीन्स एल प्लस डेल्टा एल, ये बढ़ी हुई लेंथ है, माइनस की, अब हमने कहा कि ये लेंथ टोटल कितनी है, ये होगी एल डैश, यहाँ से यहाँ तक ये होगी तो इतनी, तो हम क्या करेंगे इसको एल डैश माइनस का एल, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, हम डेल्टा एल लिख ले रहे हैं, ओके। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास यंग मॉड्यूलस का। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रहा है, इसकी वजह से एक फॉर्मूला और अच्छा सा बनता है। वो फॉर्मूला क्या है कि सर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है ऐसे करके, वो रॉड यहाँ से फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड होगी, हमने कहा सर फिक्स है, और यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसके भार की वजह से, इसके वेट की वजह से ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो हमने कहा इसके पास मास है m, ठीक है, इसका मास है m, इसका एरिया है a, एरिया है इसके पास a, ठीक है ना, मास है इसके पास m है इसके पास मास, एरिया है a, और लेंथ में चेंज इसलिए यंग मॉड्यूलस होगा, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि अपने वेट की वजह से कितना डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्म होने के साथ में इसी लेंथ में कितना चेंज होगा, ठीक है। इस टोटल सरफेस का जो मास है, इस टोटल मटेरियल का जो मास है वो है m, टोटल का मास m है। तो हमने कहा ठीक है, चेक करते हैं कितना हो सकता है। तो हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पर देखो दो तरीके हैं, पहले मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। इस वाले पॉइंट पर अगर इसको हम लटकाएंगे तो यहाँ पर इसमें चेंज कितना होगा, यहाँ पर इसकी लेंथ में कितना चेंज होगा, इसकी वेट की वजह से, क्या सर मैक्सिमम होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है। तो इसके ए सिरे पर, मतलब इसका एक सिरा है P, मान लो PQ, और ये है RS, ठीक है ना। P और Q सिरे पर जिसका हेड है, इस वाले पॉइंट पर इसमें चेंज इन लेंथ 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है। तो L1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अगर L1 चेंज 0 है, अगर चेंज ही नहीं हुआ है लेंथ में, तो ये सारा फॉर्मूला यंग का तो जितना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, इसमें कितना चेंज हुआ है पूरे मास की वजह से, टोटल मास m की वजह से सेल्फ इसको लटकाया गया है, तो कितना डिफॉर्म हो जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है ना, हमें ये फॉर्मूला निकालना है। फिर जब हमने कहा कि भैया इस वाले पॉइंट पे कितना डिफॉर्म होगा बताइए, तो आपने कहा सर बिल्कुल डिफॉर्म तो कुछ होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसकी लेंथ हमने कहा है L है लेंथ, ठीक है। अब इसमें जब इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं, R और S पे निकाल रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया L चेंज हो गया है, L2 चेंज हुआ है, L2 चेंज हुआ है, ठीक है ना, L2 चेंज हुआ है, ओके। तो हमने कहा ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है यंग मॉड्यूलस से क्या होता है, दिस और दिस। तो इस वाले में यहाँ पर हम mg कर लेते हैं, mg। तो y इज इक्वल टू mg m, अब देखो यहाँ पर L क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू mg, इसका मास और इसका वेट जो F फोर्स होगा, L कितना है टोटल L बाई A कितना है, एरिया है उसका। अब डेल्टा L कितना है, L2 है, यहाँ से L2 कितना आ जाएगा मेरी जान, यहाँ से L2 आ जाएगा mg L बाई AY, इतना आ जाएगा, बताइए आ जाएगा ना, इतना क्लियर है, करेंगे बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या पूछा है कि कितना चेंज होगा पूरे की वजह से, पूरे की वजह से कितना चेंज हो जाएगा, सर इतना चेंज होगा। अब जो लोग कहेंगे सर इतना चेंज होगा, इतना चेंज नहीं होगा, ये मैंने ये क्यों निकाला है, तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए फिर से एक बार, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको थोड़ा सही से क्या मतलब है, इसको इतना सिंपल सवाल है ना कि इसमें तक कन्फ्यूज़न है, इतना सिंपल है कुछ कहने को नहीं, पर कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है, कहेंगे सर ये हो क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी एक, जैसे मान लो पंखा है हमारा, ठीक है ना, फैन, उसको हम छत से लटका देते हैं, गर्मियाँ होती है तो बढ़ जाता है अपने वेट की वजह से, हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, तब वो बढ़ जाता है। तो हमने कहा कितना बढ़ जाएगा, तो कहेंगे सर आप इतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इतना बढ़ जाएगा। तो जैसे आप इतना कहेंगे वैसे ही गलत हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है आपका y इज इक्वल टू
एफ बाई ए डेल्टा एल, और ये एल ओरिजिनल वाला जो आपका है, तो ये हो जाएगा हमारा एल, ये तो होगा ना। आप कहेंगे सर इतना चेंज होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, ये चेंज होगा, और सबसे पहला ऑप्शन यही दिया होगा आपको। और जहाँ आप टिक करेंगे, जैसे आपने टिक किया टक से, वैसे आपका टक से विकेट गिर गया, है ना। यहाँ पर आपने ये वाला अप्लाई किया है फॉर्मूला, ये वाला अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इस चीज़ के लिए, नीचे वाले पार्ट के लिए था, पर पूरे मास की वजह से ये झुक रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस वाली कंडीशन पे देखेंगे, इस वाली कंडीशन पे देखेंगे तो ये पूरा मास को खींच रहा है, इस वाली कंडीशन पे सिर्फ इतना मास खींच रहा है, इतना मास नहीं खींच रहा, इस वाली कंडीशन पे इतना खींच रहा है, इतना नहीं खींच रहा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। दो तरीके, सेंटर ऑफ मास से कर सकते हैं, या फिर इनिशियल निकाल ले, फाइनल निकाल ले, एवरेज ले ले, ठीक है ना। तो हमने इनिशियल देखा 0 है, 0, फाइनल कितना है, फाइनल हमारे पास है एम जी एल बाई ए वाई। टोटल चेंज कितना हो जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ, ठीक है, 0 प्लस एम जी एल बाई ए वाई बाई 2, एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2, ये है टोटल चेंज। किसकी वजह से, सेल्फ की वजह से चेंज होगा, वो फॉर्मूला ये है। तो ये आ जाए कितना, 1/2 एम जी एल बाई ए वाई। अब देखो कई जगह पर ये इंटीग्रेशन से किया गया है, कैसे, एम जी एक्स दिया होगा, यहाँ डी एक्स दिया होगा, यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर दिया होगा ए वाई, यहाँ पर दिया होगा एल, 0 से एल कर देंगे, काम खत्म। ये बस कुछ नहीं है, यहाँ पर एल भी होगा एक, ठीक है ना, 0 से एल तक करेंगे इसको भी। तो ऐसे करके भी कर सकते हो। ये कैसे आएगा, मान लो जो हमने आपको बताया ना कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो m बाई एल, एक हो जाएगा m बाई एल, ठीक है। पर यूनिट एरिया पे हमने कहा कि भैया इस वाले पॉइंट पर या यहाँ पर कहीं पर ले लो, इस टोटल के लिए हमने x मान ली, और ये छोटा सा भाग dx ले लिया, ठीक है। तो dx के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x। ऐसे करके भी कर सकते हो, पर ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। ये तरीका बेस्ट है, यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, पर ये कंडीशन तब फॉलो करनी पड़ेगी जब आपको बीच से कहीं से उठा के दे देगा क्वेश्चन, हालांकि इतना टफ देगा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेन और शियरिंग, ठीक है ना। स्ट्रेस हो गया, 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, रिपीट कर दे रहा हूँ, सही समझ लो। स्ट्रेस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, टेंशन एंड कंप्रेशन, ठीक है ना, 2 हो गए। फिर इसके बाद में आपका आता है वॉल्यूम स्ट्रेस, फिर आता है शेयरिंग स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तीनों के फॉर्मूले सेम है, एफ बाई ए बाई ए, ठीक है ना, एफ कर लो। तो एफ बाई ए पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला फोर्स ही स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब आपको लॉन्गिट्यूडनल जोड़ना है, वॉल्यूम जोड़ना है और शेयरिंग जोड़ देना है। स्ट्रेन में आ जाइए, स्ट्रेन 3 टाइप की होती है, पहली लॉन्गिट्यूडनल, फिर वॉल्यूम, फिर शेयरिंग, 3 स्ट्रेन होती है, काम खत्म। हुक्स लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे स्ट्रेन को हम इंक्रीज करेंगे या स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेन अपने मन से इंक्रीज होती जाएगी। तो इलास्टिसिटी मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बाई ई बोल रहा हूँ, एस बाई ई इज इक्वल टू ई। आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, बाकी सारे फॉर्मूले अपने मन से हो जाएंगे। देखो E इज इक्वल टू एस बाई ई, ये हुआ। अब इस E को Y में कन्वर्ट कर दो, फिर B में कन्वर्ट कर दो, फिर ईटा में कन्वर्ट कर दो, ये भी कर सकते हैं। एक बार देख लो, थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप का देख लो, चुन्नू सा, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, देख लो। तुम्हारे पास है ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एस बाई ई। पहले हमने कन्वर्ट किया Y में, एस बाई ई हो गया, फिर हमने कन्वर्ट किया B में, एस बाई ई हो गया, फिर हमने किया ईटा में, एस बाई ई हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, सभी तो बराबर है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एफ बाई ए करना है, डेल्टा एल बाई एल कर देना है। इसमें एफ बाई ए करना है, डेल्टा वी बाई वी कर देना है। इसमें एफ बाई ए करना है, इसमें थीटा कर देना है, काम खत्म। बताओ क्या दिक्कत है, सब तो है वैसे ही, सिंपल सा तो है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार से देते रहें। प्रॉब्लम है प्लीज़ डिसलाइक भी करें, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।